नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दीप चोपड़ा आपके अपने YouTube चैनल DC क्विज पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 की इतिहास की पुस्तक पढ़ेंगे, यानी RBSE की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है क्लास 12 की, वो पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत का इतिहास। उसका फर्स्ट चैप्टर है भारत का वैभवपूर्ण इतिहास, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। आज की क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी लाइन आपको नोट्स के रूप में नोट करनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखा करें और अंत में लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर भारत का वैभवपूर्ण इतिहास। अध्याय शुरू करने से पहले आपसे एक प्रश्न करूंगा, क्योंकि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हो। आपका बेस 10th क्लास में देखता हूं कैसा रहा होगा। तो प्रश्न है आपका, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका यानी भारत का इतिहास है ये, इसका लेखक कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। भारत भूखंड एक पूर्ण भौगोलिक इकाई रहा है। विष्णु पुराण में उल्लेखित मिलता है कि समुद्र के उत्तर एवं बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है, इसका नाम भारतवर्ष है। देखो, भारतवर्ष नाम किस में मिला है? विष्णु पुराण में मिला है। उसमें क्या कहा गया है कि समुद्र के उत्तर में एवं बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में, यानी कि ये जम्मू कश्मीर वाला है, अंटार्कटिक क्षेत्र, इसके दक्षिण में जो क्षेत्र है उसको क्या कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया है। सभी भारतीय इसकी सतति है, यानी संपत्ति है। इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय वातावरण के क्षेत्र में आता है। आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में कि भारत का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। उत्तर में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें बलख, बदखां, जम्मू कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, गढ़वाल, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम व हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां शामिल है। पश्चिम में हिंदुकुश, सफेद कोह, तुर्कमेन, किरथर पर्वत श्रेणियां ने उत्तर से दक्षिण विस्तृत होकर इसे पश्चिम क्षेत्र से अधिकृत किया है। अब देखो ये क्या बता रहा है, इस पैरे का इतना ही मतलब है कि इसको पढ़ो, समझो और आगे बढ़ो। इसमें नोट करने वाली चीज़ नहीं है, इसमें बस सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करवाया है कि भारत की स्थिति क्या है और कैसा, इसमें हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बता दूं। देखो, ये भारत है, ठीक है, इसमें यही कहा गया है कि भारत के दक्षिण में तो हिंद महासागर है। देखो, भौगोलिक इकाई क्यों रहा है, क्यों कहा जाता है भौगोलिक इकाई? देखो, हिंद महासागर है दक्षिण में, और पश्चिम ये उत्तर में बर्फीला क्षेत्र है, और यहाँ पर हिमालय है, और यहाँ पर ये जो मैंने पाकिस्तान की सफेद कोह है, तुर्कमेन, किरथर, ये पहाड़ियाँ दिखाई है, ये सारी यहाँ पर है। तो यानी कि पूरा प्राकृतिक जो स्थलाकृतियां हैं, जो भी है, समुद्र है, उनसे घिरा हुआ है, इसलिए इसको भौगोलिक इकाई कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पहाड़ियों के नाम आए हैं इसमें, जैसे सफेद कोह, तुर्कमेन, किरथर, ये पाकिस्तान की है उत्तर, ये पश्चिमी क्षेत्र में। तो ये मैं आपको मैप पर दिखाता हूँ। ये देखो, पश्चिम क्षेत्र की जो पर्वत श्रेणियां दिखाई गई है वो मैं आपको मैप पर लेकर आया हूँ। सफेद कोह है, ये देखो, ये सफेद कोह है। ठीक है, ये तुर्कमेन जो शब्द आ रहा था किताब में, उसको सुलेमान रेंज कहते हैं, यानी कि सुलेमान की पहाड़ियाँ। ये सारी कुछ पाकिस्तान में, कुछ पाकिस्तान के बाहर अफगानिस्तान की तरफ है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं अपने भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। वस्तुतः इतिहास के अंतर्गत मानव का संपूर्ण अतीत समाहित रहता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज, राजनीति, धर्म व दर्शन आदि सभी क्षेत्रों में किए गए कार्यकलाप इतिहास की श्रेणी में आते हैं। अतीत में मानव के जिन क्रियाकलापों को तथ्य के आधार पर हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रमाणित कर सकें, उन्हें इतिहास में रख सकते हैं। ठीक है, तो किसको रख सकते हैं? अपने जो साक्ष्य या प्रमाण पूर्ण रूप से प्रमाणित हो, ठीक है, यानी कि रियल हो, उसको क्या कर सकते हैं? हम
इतिहास की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि अतीत का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता, केवल उसके विषय में कुछ स्रोत के रूप में साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर इतिहासकार इतिहास का निरूपण करता है। ठीक है, तो इसमें इतना ही बताया है कि एक तो स्रोत यानी सोर्स क्या है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ। सोर्स वे साक्ष्य या प्रमाण, लिखो, स्रोत वे साक्ष्य या प्रमाण जो हमें अतीत की सही व सटीक जानकारी देते हों, जैसे मृद्भांड, अभिलेख, सिक्के, चित्रकला। डिटेल में आपको आगे लिखाऊंगा मैं। तो ये स्रोत है, इनके बिना इतिहास का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता, तो ऐसा बताया इसमें। वर्तमान में इतिहासकार अतीत की केवल घटनाओं की जानकारी देना ही उपयुक्त नहीं समझते, बल्कि उसके कारणों को भी विस्तृत जांच पड़ताल करते हैं। इसके मूल के में मानव के आंतरिक मनोगत भूमि होती है। इतिहासकार का मानव संस्कृति का अध्ययन करना मुख्य उद्देश्य होता है। देखो, इतिहासकार है वो अपनी कल्चर, जो प्राचीन कल्चर है उसकी स्टडी करना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है एक खोज में। अतीत की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। इन साधनों को स्रोत, साक्ष्य, प्रमाण कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया है, आगे नोट करवाऊंगा डिटेल में। इन्हीं के आधार पर विश्वसनीय विवरण तैयार करता है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहासकार इतिहास की पुनः रचना करता है। इतिहास की उन्हीं घटनाओं के तथ्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जो साक्ष्य एवं प्रमाण सिद्ध हो। इसलिए इतिहासकार का मूल मंत्र है नामूल लिख्यते किंचित, अर्थात इसका मतलब क्या है, नामूल लिख्यते चिंतित, यानी बिना मूल या आधार के कुछ नहीं लिखना चाहिए। इसका अर्थ ये है, भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो भी आप इसमें लिखें, नोट करो, स्रोत क्या होते हैं। वे साक्ष्य या प्रमाण जो हम अतीत की सही व सटीक जानकारी देते हैं उन्हें स्रोत यानी सोर्स कहा जाता है। यानी वे साक्ष्य या प्रमाण जो हमें अतीत की सही व सटीक जानकारी देते हैं उन्हें स्रोत कहा जाता है। जैसे मृद्भांड, अभिलेख, सिक्के, चित्रकला, मूर्तिकला, महाकाव्य, वेद, पुराण सभी इसमें शामिल है। ठीक है, अब नीचे नोट डाल के लिखो, अभिलेखों के अध्ययन करने वालों को पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। ये आपके आगे काम आएगा, आरपीएससी, यूपीएससी, रीट जैसे एग्जामों में ये क्वेश्चन सीधा उठाया जा रहा है। अभिलेखों के अध्ययन करने वालों को पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। पुरालिपि शास्त्र, ठीक है, तो किसको कहा जाता है पुरालिपि शास्त्र? अभिलेखों को अध्ययन करने वालों को पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। और इसमें साथ में लिख लो, सिक्कों के अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है, लिखो, सिक्कों के अध्ययन करने वालों को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ये चीजें नोट करो। और भारत का सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? आज सिक्का, यानी पंचमार्क सिक्के सबसे प्राचीन सिक्के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत देखो दो भागों में बांटा गया है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। इसमें पुरातात्विक में क्या क्या आते हैं? अभिलेख, उत्खनन से प्राप्त अवशेष, सिक्के, मुद्राएं, स्मारक, मूर्तियां व मंदिर, शैल, चित्रकला। तो ये किस में आते हैं? पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। ठीक है, तो अभिलेख में शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, मूर्तिलेख, ताम्रलेख, ये सभी किस में आते हैं? अभिलेख में आते हैं। दूसरा पार्ट है इसमें धार्मिक साहित्य। साहित्य में कौन कौन से आते हैं? धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। देखो धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य में फर्क क्या है? ये तो धार्मिक हो गए, ठीक है, जैसे अपने ये हिंदू है और जैन है तो ये धार्मिक होंगे, वेद पुराण जो भी है। और धर्मेतर यानी कि धर्म से परे होकर, धर्म से अलग है जो भी, उनको धर्मेतर साहित्य कहा गया है। जैसे लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, विशुद्ध साहित्य। विशुद्ध साहित्य इनको फिर चार भागों में बांटा है, काव्य शास्त्र, नाटक,
कथा नीति शास्त्र। और धर्मेंद्र साहित्य का दूसरा जो पार्ट है वो विदेशी साहित्य है, उसको यूनानी, चीनी, मुस्लिम और तिब्बती इसमें बांटा गया है। तो हमने इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो चलिए, धार्मिक साहित्य पहला पढ़ते हैं हमने ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेदों के द्वारा हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद में देखो, वेद ज्ञान के समृद्ध भंडार है। वेदों की संख्या 4 है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यानी वेद कितने हैं? 4 है। सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है, तो ये पहला ऋग्वेद है, ये सबसे प्राचीन बताया गया है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। सूक्त यानी जो सीधे बोले जा सकते हो, यानी एक सूत्र के रूप में मान सकते हो। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद। वेदों की व्याख्या संहिताओं में की गई है। ऋग्वेद छंदों में रचा गया है। देखो, ऋग्वेद किस में रचा गया है? छंदों में रचा गया है। तो इसमें अपने अब तक यही चीजें पढ़ी है कि भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत 2 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से? साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत 3 भागों में है, धार्मिक और धर्मेंद्र वंशावलियाँ। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ब्राह्मण साहित्य जो पहला है धार्मिक साहित्य का। उसमें हमने देखा है कि इसमें वेदों को मुख्य माना गया है। वेद 4 है, सबसे पुराना ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद को छंदों में रचा गया है। ठीक है, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। इतनी बात हमने पढ़ ली है। आगे पढ़ते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित विवरण मिलता है। ठीक है, सामवेद में आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री है। अथर्ववेद रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी। इसमें विषय भी विविध है, जिसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म समाज, निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि विषय शामिल है। इसके उपरांत यज्ञ और कर्मकांडों पर आधारित जो भी साहित्य रचा गया है वे ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। आरण्यक ग्रंथों में जिनकी रचना ऋषियों द्वारा वनों में की गई थी, वे दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है, जबकि उपनिषदों में गुढ़ विषयों एवं नैतिक आचरण नियमों की जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने हेतु वेदांग साहित्य की रचना की गई है। देखो, वैदिक साहित्य यानी 4 वेदों को सही तरीके से समझने के लिए किसकी रचना की गई है? वेदांगों की रचना की है। जैसे अपने कोई भी आरबीएससी बुक है, वो आपको आसानी से समझ में नहीं आती, तो क्या होती है, उसकी एक गाइड आती है, तो वो गाइड को पढ़कर आप समझ लेते हो। उसी प्रकार 4 वेदों का अध्ययन करने यानी इनको समझने के लिए वेदांग भी रचे गए हैं। तो देखते हैं वेदांग कौन कौन से हैं। वेदांग के 6 भाग है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद व शिल्पवेद 4 उपवेद भी है, जिनमें चिकित्सा, वास्तुकला, संगीत, सैन्य विज्ञान आदि की जानकारी मिलती है। देखो, उपवेद कौन कौन से हैं? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। ये क्या है? 4 के उपवेद है। 4 वेदों के उपवेद कौन कौन से आप ध्यान में रखें। वेदों के उपरांत विभिन्न ऋषियों द्वारा स्मृति ग्रंथों की रचना की गई है। इनमें मनुस्मृति व यज्ञकल्प स्मृति प्रमुख है। रामायण व महाभारत, महाकाव्य भारतीय इतिहास की जानकारी के अथाह कोश है। इनमें समाज, धर्म, राजनीति की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। हमारे पुराण प्राचीन काल इतिहास ग्रंथ है। इनकी संख्या 18 है। देखो, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ये चीज़ें आपको मैं नोट कराऊंगा, अभी सिर्फ आप पढ़ें मेरे साथ साथ। सारे नोट्स के रूप में मैं लिखवा दूंगा आपको। इनमें मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत, मत्स्य पुराण, मत्स्य सर्वाधिक प्राचीन मिलता है। ठीक है, तो इसमें ये चीजें बताई गई है। इनके 5 प्रमुख विषय हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। देखो, अब मैं बताता हूं आपको कि ये साहित्य स्रोत में जो पहला अपने पैरा पढ़ा है, इसमें क्या क्या चीजें नोट करनी है। ठीक है,
तो लिखो। धार्मिक साहित्य एक पॉइंट डालो आप। धार्मिक साहित्य पॉइंट डाल के उसमें लिखो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हो गए 4 वेद। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा बताया मैंने? ऋग्वेद। ठीक है, तो सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। प्रत्येक वेदों के 4 भाग है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? संहिता, ये लिखो। प्रत्येक वेदों के 4 भाग है। संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। अब देखो संहिता में क्या था? नियमों का संकलन था, यानी इसमें सारे रूल और रेगुलेशन किसमें था? संहिता में। जैसे अपने आईपीसी है जिसमें नियम और रेगुलेशन है ना, आईपीसी इंडियन पेनल कोड अभी अपने भारत में, तो उसी तरह पहले संहिता थी। ठीक है, नियमों का संकलन था। ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद यानी ज्ञान का भंडार। आगे लिखो वेदों के अर्थ को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। तो किसकी रचना की गई थी? वेदों को समझने के लिए मैंने अभी आपको बताया था वेदांगों की रचना की गई। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? लिखो। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। लिख लिए? एक बार और रिपीट कर देता हूं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और निरुक्त अथवा छंद। ठीक है, इसमें लिखो। इसमें कल्प के 3 सूत्र है। इसमें जो कल्प मैंने बताया आपको दूसरे नंबर पर, उसके लिखो कल्प के 3 सूत्र लिखो। स्त्रोत सूत्र, गद्य सूत्र और धर्म सूत्र। ये 3 सूत्र हैं कल्प के। जो कल्प वेदांग है उसके आगे 3 सूत्र भी बांटे गए हैं। तो कौन कौन से हैं? स्त्रोत सूत्र, गद्य सूत्र और धर्म सूत्र। ये चीजें नोट करो। आगे एक पॉइंट डालो, पुराण। पुराण क्या चीज है? पुराण का अर्थ प्राचीन होता है, यानी पुराना। लिखो, पुराण का अर्थ प्राचीन होता है। कुल पुराणों की संख्या है वो 18 है। ठीक है, इसी में नोट कर दो 12th के अनुसार सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सभी तो बता नहीं सकता क्योंकि अपने सिलेबस में इतना नहीं है, तो ये नोट करो आप। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। तो पुराण क्या चीज होते हैं? पुराण का अर्थ क्या है? प्राचीन होता है। कुल कितने पुराण हैं? 18। सबसे पुराना कौन सा है पुराण? तो ये मत्स्य पुराण है। चलो आगे पढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषता रही है। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। ये 3 है, सूत पिटक, विनय पिटक और अधिगम पिटक। पिटक इसलिए इनको त्रिपिटक कहा जाता है। इनमें बौद्ध धर्म के नियम आचरण होता है। बौद्ध ग्रंथों में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान जातक ग्रंथों का है। इनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की तत्कालीन समाज, धार्मिक व आर्थिक पक्षों की जानकारी मिलती है। इनकी संख्या 549 है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है जातक कथाओं की संख्या कितनी है? 549। पाली भाषाओं के अन्य बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद पद्हो, दीपवंश, महावंश। मिलिंद पद्हो में यूनानी आक्रमणकारी मुंडेर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का विवरण है। दीपवंश व महावंश में सिंहल द्वीप के इतिहास का वर्णन मिलता है। सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका का वर्णन मिलता है। अब देखो यूनानी आक्रमणकारी कौन है? ये मिनेंडर। देखो ये मिनेंडर है, ये एक बौद्ध भिक्षु था। कौन सा? नागसेन। इसके साथ इसने युद्ध किया था, तो इसकी आक्रमण की जानकारी भी किसमें मिलती है? मिलिंद पद्हो में मिलती है। पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। महावस्तु ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो ये ग्रंथ है इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है।
तो ये चीज़ें आपको देखने को इसमें चैप्टर में मिल जाएगी। देखो पाली भाषा के अलावा अलग अलग और भाषाओं में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। तो ये आप चीज़ याद रखनी है कि बौद्ध ग्रंथ किस में लिखे गए थे, प्राकृतिक पाली भाषा में लिखे गए थे, और इसके अलावा भी लिखे गए थे, लेकिन मूल रूप से किस में माने जाते हैं, पाली भाषा में माने जाते हैं। ठीक है। महावस्तु ग्रंथ में गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। जो महावस्तु ग्रंथ है वो गौतम बुद्ध का जीवन ग्रंथ माना जाता है, जबकि ललित विसार में लेखक ने गौतम बुद्ध को दैवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया है और उनके अद्भुत कार्यों के संबंधित जीवन वृत्त अंकित किया है। मंजूश्री, मूककल्प, असव घोष का बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद काव्य से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इनमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र एवं शिक्षाओं की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में सत्कर्म विरोचित कार्यों का वर्णन है। देखो बौद्ध ग्रंथ जो दिव्यावदान है उसमें सत्कर्म और विरोचित कार्यों का वर्णन भी मिलता है। मध्य व पश्चिमी एशिया, तिब्बत, चीन, जापान, ब्रह्मा, श्रीलंका आदि देशों में भारतीय बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया गया, जिनमें प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री निहित है। ठीक है। तो आपको ये बौद्ध साहित्य में जो भी जानकारी आपको नोट करवा देता हूँ, नोट्स के रूप में लिखो, पॉइंट डालो बौद्ध साहित्य लिखो। बौद्ध साहित्य में जातक का प्रमुख स्थान है। जातकों की संख्या 549 बताई गई है। तीसरा पॉइंट लिखो, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक का विशेष महत्व है। त्रिपिटक ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। त्रिपिटक का विशेष महत्व है तो लिखो 3 त्रिपिटक है। पहला लिखो सूतक पिटक, सूत पिटक, सूत पिटक। सूत पिटक में आगे लिखो बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह मिलता है। किसमें? सूत पिटक में। 2 नंबर में लिखो आप विनय पिटक, नियम व कानून की व्याख्या की गई है विनय पिटक में। और तीसरा लिखो अपने अभिधम पिटक, यानी बौद्ध मतों वाले दार्शनिक की व्याख्या की गई है। कौन सा? अभिधम पिटक। तो ये तीनों पिटक लिखा दिए। कौन कौन से? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इनके बारे में भी मैं आपको बता दिया। जैसे सूत पिटक है उसमें बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है। विनय पिटक में रूल और रेगुलेशन है। और अभिधम पिटक है उसमें बौद्ध मतों वाले दार्शनिक को, जो भी दार्शनिक हुए उनकी व्याख्या की गई है। तो आगे बढ़ते हैं अपने जैन साहित्य। जैन साहित्य बौद्ध साहित्य की तरह जैन साहित्य में भी पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। जैन साहित्य में आगम सबसे प्रमुख है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, 4 मूल सूत्र शामिल है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के लंबे समय में विभिन्न धार्मिक संगीत व्यक्तियों द्वारा की गई थी। ठीक है। तो ये याद रखना है अपने को। जैन साहित्य की जो ये बनाने की जो शताब्दी थी कौन कौन सी थी? 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी में इनका निर्माण हुआ था जैन साहित्य का। जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। अन्य जैन ग्रंथ कथाकोश, पृष्ठटिवरम, भद्रबाहुचरित, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र आदि प्रमुख है, जिनसे ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। अचरांग सूत्र में जैन साधुओं में आचार व्यवहार से संबंधित है, जिसमें नियमों का संकलन भी है। पृष्ठटिवरचन में तत्कालीन राजाओं और जैन मुनियों के संबंधित ये संबंधों के बारे में भी जानकारी मिलती है। यानी कि परिशिष्ट पर्वन है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? ये जैनों के बारे में मिलती है और ये जो जैनों के राजाओं के साथ संबंध थे उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। भद्रबाहु चरित्र में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का विवरण भी मिलता है। तो चलिए नोट करें। जैन साहित्य में लिखो पहला पॉइंट, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य में भगवती सूत्र भगवान महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। दूसरा पॉइंट में लिखना है आपको, जैन साहित्य में भगवती सूत्र भगवान महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है।
जबकि भद्रबाहु चरित्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डालता है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। क्या क्या चीजें लिखवा दी मैंने। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और भद्रबाहु चरित्र है वो क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डालता है। तो ये चीजें आपने नोट कर ली। आगे लिखो, जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है एक बात कि जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। आगे लिखो, छठा पॉइंट, अचरांग सूत्र में जैन साधुओं के आचार व्यवहार में संबंधित नियमों का संकलन किया गया है। तो अचरांग सूत्र है उसमें जैन साधुओं के जो सामाजिक व्यवहार है उनके बारे में बताया गया है। तो ये 6-7 पॉइंट आपको नोट किए हैं, इसको ध्यान से पढ़ें। एक बार मैं भी रिपीट कर देता हूँ। देखो, जैन साहित्य आगम कहा जाता है, ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और भगवती सूत्र में भगवान महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। और जबकि भद्रबाहु चरित्र है उसमें किसमें, चंद्रगुप्त मौर्य पर प्रकाश डाला गया है। जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। अचरांग सूत्र में जैन साधुओं के जीवन के बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। आगे बढ़ेंगे अपने सेकंड पार्ट में। धन्यवाद।